तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि फैंग को एक कॉल आता है और ये कॉल किसी और का नहीं बल्कि सरीना का होता है। फिर वो पूछता है आपने मुझे कॉल किया। तब वो पूछती है क्या तुमने पीक मार्शल आर्टिस्ट को हरा दिया। ये सुनकर फैंग मनी मन सोचता है मेरी सफलता बहुत जल्दी फैल रही है। फिर वो कहता है कि ये सब तो आपके कारण से हुआ है। तब वो चिल्लाते हुए कहती है फालतू की बकवास करना बंद करो। मैंने सुना कि तुमने 1000 से ज्यादा बार वॉर किया है अपने ओपोनेंट पर और हर एक अटैक में 100 कैलोरीज बर्न होता है। तुम्हें क्या लगता है हर कोई यहाँ पर स्टूपिड है अपने सपोर्टिंग से वाइटलिटी लेना। ये तो स्पेशल मूव है ग्रैंड मास्टर्स का। फिर तुम्हारे जैसे लोअर रैंक के पास ये एबिलिटी कहाँ से आ गई। ग्रैंड मास्टर का बोन मरकरी फर्स्ट की तरह होना चाहिए और उनका मेंटेलिटी एवरेज पर्सन के मुकाबले बहुत ज्यादा होता है। अगर तुम्हारे अंदर ये दोनों कैरेक्टर नहीं हुए तो तुम्हें अपने आप को टेस्ट सब्जेक्ट के रूप में देखने के लिए रेडी होना पड़ेगा। इस बारे में सोचकर तो फैंग डरने लगता है। फिर वो रोते हुए कहता है टीचर आप मुझे डराओ मत, मैं टेस्ट सब्जेक्ट नहीं बनना चाहता हूँ, प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। और ये बोन मरकरी क्या होता है। तब वो कहती है कि ये एक ऐसी प्रोसेस होता है जहां तुम्हारा बोन बिल्कुल मरकरी की तरह हो जाता है और तुम्हारे बॉडी में फैल जाता है। उस इंसान का मसल डायमंड की तरह स्ट्रॉन्ग और बोन स्मूथ होता है बिल्कुल जेड की तरह। जेड भी डायमंड ही होता है। ऐसा होने पर उस इंसान की बॉडी बाहर के दुनिया से एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर सकती है। मेंटेलिटी तो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करने वाली मगर तुम्हें अपने बोन को मरकरी की तरह बनाना होगा। ये सुनकर वो सिस्टम में इस बारे में देखने लगता है मगर उसे कुछ भी नहीं दिखाई देता। तभी सरीना उसे बताती है वो एक इंसान को जानती है जिसका बोन मैरो डायमंड की तरह है, शायद पोटेंशियल ग्रैंड मास्टर। अब हम फैंग को वोंग के पास देखते हैं जहां वो कहता है बोन मैरो को स्मूथ करना इम्पॉसिबल है, मैं तो इसके साथ पैदा ही हुआ था, इसी कारण से मुझे कभी इसे स्मूथ करना इम्पॉसिबल नहीं लगा और ना ही मुझे इसकी जरूरत पड़ी। ये सुनकर फैंग अपना माथा पटकते हुए कहता है अब तो मैं गया, अब तो पक्का मैं टेस्ट सब्जेक्ट बन के रह जाऊंगा। तभी वोंग कहता है भले ही मैंने बोन मैरो को स्मूथ नहीं किया मगर मैं तुम्हें कुछ आइडियाज दे सकता हूँ, लेकिन ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम इसका प्राइस दे पाओगे या फिर नहीं। ये सुनकर फैंक पूछता है मुझे बस रास्ता बताओ। तब वो कहता है एनर्जी ओर का यूज करो कल्टीवेट करने के लिए, उस ओर की एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, वो तुम्हारे वाइटलिटी और बोन मैरो को स्मूथ कर सकती है। ये सुनकर फैंक पूछता है एक और वैल्यू क्या होता है। तब वो कहता है एक और की वैल्यू 1 मिलियन होती है मगर ये हार्ड पार्ट नहीं है। हार्ड पार्ट ये है कि ओर से निकलने वाली एनर्जी बोन मैरो में तो जाएगी ही, साथ ही में ये ब्रेन के पास भी जाना शुरू कर देगी। इस कारण से तुम्हें एनर्जी को बाहर निकालना होगा। तुम इस मेथड को एक बार ट्राई कर सकते हो। इधर फैंग कहता है क्या ये सच है कि मेरा स्पिरिचुअल पावर ग्रैंड मास्टर के बराबर है। ये सुनकर वोंग को बिलीव नहीं होता। तब फैंग अपने पूरे बॉडी से एनर्जी को बाहर निकाल कर दिखाते हुए कहता है कि अब तुम मेरे ऊपर बिलीव करोगे। ये देखकर वोंग सोचता ये कैसे पॉसिबल है, मतलब पॉसिबल तो है क्योंकि तुम्हारे जैसे बहुत से लोग हैं इस दुनिया में, लेकिन मुझे तुम्हारे ऊपर डाउट है। चलो फिर भी मैं तुम्हारा साथ पूरी तरह से दूंगा। ये सुनकर फैंग उससे पूछता है मैंने सुना है तुम एक ग्रैंड मास्टर बनने वाले हो। तब वोंग कहता है अगर तुम मुझे 3 से 5 मिलियन दोगे तो मैं तुम्हें बता दूंगा। ये सुनकर फैंग अपने सिस्टम को देखते हुए सोचता है क्या ये जब अगली बार अपग्रेड होगा तब मैं अपना बोन स्मूथ कर पाऊंगा। फिर वो सीधा ओल्ड मैन के पास आते हुए अपने बूट्स और वेपन्स दिखाता है और कहता है आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी तो बहुत ही बेकार है। तब वो कहता है तुम अकेले ही पीक रैंक 3 से लड़े हो और यहाँ पर आकर तुम मेरे सामने ड्रामा कर रहे हो, क्या तुम्हारे अंदर हल्की सी भी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। तब फैंग उन्हें इमोशनल ब्लैकमेल करते हुए कहता है ये देखो आप मेरी बॉडी, इसे मैंने कैसे लड़ते हुए अपने आप को इंजर्ड कर लिया और आपको तो पता ही है हॉस्पिटल में भी बहुत सारा पैसा खर्च होता है। तब वो कहते हैं तुम्हारे वेपन को तो रिपेयर किया जा सकता है और शू भी रिपेयर हो जाए। ये सुनकर फैंग हैरान होते हुए पूछता है ये शू मैंने 40 पॉइंट्स में खरीदा है और आप मेरे से रिपेयर फी 1 मिलियन ले रहे हो। तब वो कहते हैं तुम्हारा शू पूरी तरह से टूट चुका है, क्या तुम अभी भी रिपेयर करना चाहते हो। फिर फैंग रोते हुए हाँ बोलता है और अपने शू को बाय बोल देता है। उसके बाद वो उनसे पूछता है क्या हमारा स्कूल कोई ऑनलाइन शॉपिंग चैनल खोलने की सोच रहा है। ये सुनकर वो उससे पूछते हैं चैनल। तब वो कहता है आजकल हर इंसान ऑनलाइन शॉपिंग कर रहा है तो क्यों ना हम ऑनलाइन मार्शल शॉपिंग को भी बढ़ावा दे। हमें हर बार स्कूल आना पड़ता है किसी भी चीज को खरीदने के लिए या फिर किसी चीज को चेंज करवाने के लिए और ये बहुत ज्यादा अनोइंग होता है। अगर मैं आप लोगों के लिए एक फ्री का वेबसाइट बना दूं और डिलीवरी में भी हेल्प करूं तो क्या आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे। ये सुनकर वो हैरानी से पूछते हैं क्या तुम डिलीवरी करोगे, जिसपे वो कहते हैं नहीं तो मेरी कंपनी है जो डिलीवरी करती है, हमारे स्कूल को मेहनत करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ मैं संभाल लूंगा। तब वो उससे पूछते हैं क्या तुम हमारे स्कूल के रिसोर्सेज को चोरी करना चाहते हो, तुम इंतजार करोगे एक बड़े डील का और उसे लेकर भाग जाओगे। तब वो कहता है मेरा परिवार गरीब है
मैं तो बस ये छोटे मोटे बिजनेस करके हल्के पैसे कमाना चाहता हूँ और आजकल तो हर कोई ऑनलाइन हो चुका है, इसलिए हमारे पास ये एक बहुत अच्छा मौका है। मुझे पता है कि आप रिसोर्सेज की चिंता कर रहे हो क्योंकि वो सब मिलियंस की वैल्यू रखते हैं। मैं अब से स्कूल में खोई हुई चीजों को ढूंढ कर वॉलंटियर करना चाहता हूँ और मैंने पहले से ही फ्यूचर का प्लान सोच रखा है। जब ये बिजनेस सक्सेस हो जाएगा तब हम क्रेडिट प्लेटफॉर्म फॉर्म भरेंगे, फिर बच्चों को लोन देकर एडवांस में चीजें लेने को बोलेंगे। तब वो पूछते हैं ऐसा तुम कैसे करोगे, फिर वो कहता है अभी स्टूडेंट्स के पास कम प्रेशर है, इसीलिए वो खुलकर पैसे खर्च करते हैं। वो सोचते रहते हैं उनके लिए कौन सा वेपन शू अच्छा रहेगा और अगर उनके पास पॉइंट्स होगा तो वो सब एडवांस में खरीद पाएंगे। ज्यादातर सप्लाईज बच्चे एक दूसरे से खरीद लेते हैं और जो लोग हमारे से लोन लेंगे वो सब कर्ज में चले जाएंगे, जिस कारण से वो सब और ज्यादा मेहनत करके पैसे कमाएंगे। ये सुनकर वो हैरान होते हुए कहते हैं आइडिया तो अच्छा है, मगर इससे तुम्हारा क्या बेनिफिट होगा। तब वो कहते हैं मेरा कोई बेनिफिट नहीं होगा, ज्यादा से ज्यादा मैं कुछ इंटरेस्ट चार्ज करूंगा। ये सुनकर वो हंसते हुए कहते हैं तुम स्मार्ट तो हो, मगर ये एक बहुत बड़ा मैटर है, इसीलिए मैं खुद डिसाइड नहीं करूंगा। उसके बाद वो सीधा डीन के पास जाकर अपना प्लान उन्हें बताते हैं। प्लान तो अच्छा है मगर तुम वीक हो, इसीलिए तुम्हें अपने दिमाग को कल्टीवेट पे रखना चाहिए। तब वो कहता है डीन बिजनेस करने से मेरा वाइटिलिटी और बढ़ जाएगा। ये सुनकर वो हल्के कंफ्यूज होते हैं। फिर डीन अपने पावर से फैंक को दूर फेंक देते हैं। ये देखकर वो सोचता है इनका रिएक्शन तो बहुत ही डेंजरस निकला। फिर डीन हंसते हुए कहते हैं ये कितना इंटरेस्टिंग है, एक रैंक 3 का मार्शल आर्टिस्ट अपना माइंड सही में ब्लॉक कर सकता है, भले ये बिजनेस हो या फिर कोई और चीज, हर चीज में मेंटल एबिलिटी की जरूरत पड़ती है। शायद यही कारण है कि बिजनेस करने वाले मास्टर का रैंक जल्दी से बढ़ जाता है। तब ओल्ड मैन पूछते हैं क्या आप हमें बिजनेस करने की परमिशन देंगे। तब वो कहते हैं मास्टर ली आपको इतना लालची बनने की जरूरत नहीं है, आपको हमारे स्कूल के लिए बहुत कुछ बचा के रखना चाहिए। ये सुनकर फैंग हंसने लगता है। उसके बाद डीन उससे पूछते हैं क्या तुम श्योर हो, तुम ये काम करना चाहते हो और इससे तुम्हारा मेंटल हेल्थ बढ़ेगा। ये सुनकर फैंक कॉन्फिडेंट होकर बोलता है हाँ। तब डीन कहते हैं मैं नहीं चाहता कि मैं एक बच्चे का प्रॉफिट कमाऊं। फिर फैंक कहता है मेरा डील बहुत ही छोटा है, ऊपर से मुझे बहुत कम प्रॉफिट मिलने वाला है। फिर वो डिसाइड करते हैं 90% स्कूल का बेनिफिट होगा और 10% फैंक को मिलेगा अकाउंटिंग चैनल का। ये सुनकर वो उन्हें थैंक यू बोलता है। फिर वो मनी मन सोचने लगता है पैसा कमाना इतना भी आसान नहीं है। बाहर आकर फैंक ओल्ड मैन को थैंक्स बोलता है। तब वो बोलते हैं अभी तुम्हें इतनी जल्दी थैंक्स बोलने की जरूरत नहीं है, अभी तुम्हें एक और टीचर की परमिशन लेनी पड़ेगी। तब फैंक सोचता है सरीना तो मना नहीं करने वाली और डिलीवरी के लिए स्कूल बाहर के बंदे को अलाउ नहीं करेगी, इसीलिए मुझे स्टूडेंट्स को भी यूज करना पड़ेगा, मगर मार्शल आर्टिस्ट है इसके लिए बहुत ज्यादा पैसा चार्ज करेंगे। तब वो कहते हैं क्या तुम सही में इतने डम हो, मुझे तो लगा था तुम समझदार हो, मैंने तुम्हारी तारीफ करके बहुत बड़ी गलती कर दी। फिर फैंक पूछता है क्या आपके पास कोई आइडिया है। तब वो बोलते हैं ऐसा करो पहले तुम स्टूडेंट्स के पास जाओ और एक क्लब को ओपन करो और उनसे कहो कि वो ऐसा करेंगे तो वो रैंक 4, 5, 6 वालों से मिल पाएंगे। स्कूल में बहुत सारे स्टूडेंट अभी मार्शल आर्टिस्ट नहीं बने, उन सबको पैसा तो नहीं चाहिए, बस उन्हें एक हाई रैंक का मास्टर चाहिए। अगर वो ऐसे ही अलग अलग लोगों से मिलते रहे तो वो सबको सीख पाएंगे। तो अब तुम्हें क्या लगता है वो सब तुम्हारे सामने भीख मांगने तुम्हारे क्लब को ज्वाइन करने के लिए आएंगे। ये सुनकर फैंग हैरान होते हुए सोचता है ये तो बहुत ही जीनियस निकले, मैं तो उन सभी को पे करने की सोच रहा था, मगर इस आइडिया से तो मुझे अब उन्हें पे करने की जरूरत तक नहीं पड़ेगी। फिर वो उनसे पूछता है क्या ऐसा करना सही रहेगा, जिसपे वो कहते हैं ऐसा समझो जैसे कि तुम उनकी मदद कर रहे हो उन्हें आगे बढ़ने में। तभी वो देखता है कि उनके सामने एक बस आकर रुकती है और उसमें से लायन बाहर आते हुए फैंक को अपने पास बुलाने लगते हैं। ये देखकर फैंक का मुंह बन जाता है। फिर वो उसे डांटते हुए कहते हैं तुम्हें किसने बोला था जल्दी निकलने को, क्या तुम्हारे अंदर डिसिप्लिन नाम की भी चीज नहीं है, और तुम मार्शल ली को हमेशा डिस्टर्ब मत किया करो, मैंने सुना है तुम उनसे बहुत हेल्प मांग रहे हो, अगर हर स्टूडेंट ऐसे ही करने लगा तो मास्टर ली कैसे सरवाइव कर पाएंगे। तब फैंक कहता है मैं बहुत सारा ट्रेडिंग बिजनेस करने वाला हूँ। तब वो कहते हैं हाँ, मगर फिर भी तुम्हें उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए और प्राइस तो कम करवाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि प्राइस तो स्कूल ही डिसाइड करता है ना कि मास्टर ली। तुम्हें मैं सच बताऊं तो मास्टर ली अपनी तरफ से तुम्हारे लिए पैसे भरते हैं जब भी तुम उनसे कम दाम में चीजें मांगते हो। ये सुनकर फैंक पूरी तरह से शॉक्ड होता है। तभी फैंक के पास एक नोटिफिकेशन आता है जहां जी ने उसे 5 मिलियन ट्रांसफर कर दिए थे। ये देखकर वो उसे थैंक्स कहता है। अब हम देखते हैं कि लायन सभी को बता रहे थे उन्हें पास होने के लिए 100 पॉइंट चाहिए और फैंक ने सबसे ज्यादा स्कोर किया था पूरे 800 पॉइंट से। तब फैंक कहता है इतने पॉइंट्स इनफ नहीं है,
जिसपे वो जवाब देते हैं, ये सब स्कूल डिसाइड करता है ना कि हम, और हमारे बस में कुछ भी नहीं है। और रही बात डार्क मैजिक से फाइट करने की, तो ये तुम सबकी ड्यूटी बनती है। तुम्हें पैसे कमाने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। तब फैंग उनसे पूछता है उनके लॉस के पैसे कौन भरेगा? हम सभी स्टूडेंट हैं और हमें पैसे कमाने पड़ते हैं अपने सभी कामों को करने के लिए। हर कोई अमीर फैमिली से नहीं आता, इसलिए आपको हमारी ये बात समझनी चाहिए। ये सुनकर सब सोचने लगते हैं, ये तो हमारे बारे में बहुत सोचता है। तभी रैम उसे पैर मारते हुए पूछता है, ये तुम क्या कर रही हो? फिर वो हाथ खड़ा करते हुए कहता है, मास्टर फैंग सही कह रही है, ये हमारे लिए इनफ नहीं है। पैसों को बांटने के बाद वो हमारे लिए इनफ नहीं है। उसके बाद सभी एक एक करके अपनी प्रॉब्लम्स को बताना शुरू कर देते हैं। ये देखकर लायन उन्हें चुप करवाते हुए कहते हैं, ठीक है, सभी को उनके स्कोर का 50% मिलेगा। ये सुनकर तो सब खुश हो जाते हैं। फिर वो कहते हैं, मगर जिन लोगों ने बेसिक से भी कम पॉइंट्स पाए हैं उन्हें इस महीने रैंक 2 का मिशन करना पड़ेगा। तुम सब जब तक ग्रो नहीं कर सकते, जब तक तुम सब अपनी लाइफ को दाव पे नहीं डालते। फिर फैंग पूछता है, क्या कैटाकॉम डेट डिसाइड हो चुकी है? तब वो कहते हैं, जून में है, इसलिए तब तक तुम सब अपना सिलेबस कंप्लीट कर लो। तुम्हें हर फील्ड के बारे में ज्ञान होना चाहिए, इसीलिए कल से अपनी तैयारी शुरू कर दो। अब तुम सब यहाँ से जा सकते हो। बाहर आते ही फैंग ओल्ड मैन को आवाज देते हुए कहता है, आप अभी कहाँ पर है? अभी आपको एक चीज की गारंटी देना बचा हुआ है। अब नेक्स्ट डे से फैंग स्टूडेंट्स को अपने क्लब में ज्वाइन करवाने के लिए एक डेस्क लगाकर बैठ जाता है। फिर वो एक बच्चे को अपना बकरा बनाते हुए पूछता है, क्या तुम मुझे जानते हो? क्या तुम मुझे जानते हो? और क्या तुम एक वॉरियर हो? तब वो कहता है, हाँ, मैं तुम्हें जानता हूँ। हमारे मास्टर ने तुम्हारे बारे में बताया था। हमारे मास्टर ने तुम्हारे बारे में बताया था कि तुम एक जीनियस हो। ये सुनकर फैंग तो 7वें आसमान पे पहुंच जाता है और उसे एक फॉर्म देते हुए कहता है, मैं कुछ बच्चों को अपने क्लब में शामिल करके उन्हें कुछ ट्रेनिंग देना चाहता हूँ। ये सुनकर वो बच्चा सोचता है, ऐसे लोग तो हमेशा सबसे अच्छे वॉरियर को चूज करते हैं, मगर मैं तो एक मामूली सा बच्चा हूँ, क्या इसे मेरे पैसे चाहिए? फिर वो कहता है कि मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ, मगर मेरे पास पैसे नहीं है, इसीलिए मैं ट्रेनिंग को अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा। ये सुनकर फैंग कहता है, नहीं नहीं, तुम मुझे गलत समझ रही हो, मैं उस टाइप का इंसान नहीं हूँ। फिर वो डेस्क पर हाथ मारते हुए कहता है, सभी लोग मेरी बातों को ध्यान से सुनो। स्टूडेंट्स ही होते हैं जो आगे जाकर वॉरियर बनते हैं और हमारे स्कूल का नाम रोशन करते हैं। और एक नए स्टूडेंट्स के लिए मार्शल आर्टिस्ट बनना आसान नहीं होता, ये बहुत ही हार्ड होता है। मैं हमेशा सोचता हूँ कि आखिर बहुत सारे स्टूडेंट पीछे क्यों रह जाते हैं। इसका सबसे मेजर रीजन है पैसे की कमी। फिर वो अपने पावर को शो करते हुए पूछता है, क्या तुम मेरे साथ मिलकर ट्रेनिंग करना चाहते हो और फ्यूचर में जल्द से जल्द रैंक फर्स्ट पर पहुंचना चाहते हो? तब वो मोटा बच्चा कहता है, नहीं, मैं नहीं बनना चाहता हूँ, मैं एक वॉरियर बनना चाहता हूँ जो दूसरों की रिस्पेक्ट करे। तब एक लड़की कहती है, हम वैसे भी क्या ही कर लेंगे। तब वो कहता है कि हमें करना ही पड़ेगा। मैं अपनी फैमिली की हेल्प के बिना बेस्ट फ्रेशमैन स्टूडेंट बन गया। मैं अभी एक लेवल 3 के रैंक मीट पे हूँ। अगले साल मैं मार्शल आर्टिस्ट क्लब के लीडर को चैलेंज करूंगा। मैं ऐसा कह नहीं रहा, बल्कि मैं ऐसा करके रहूंगा और अगले साल तक लीडर बन के भी दिखाऊंगा। ये सुनकर कुछ बच्चे बोलने लगते हैं, क्या बकवास कर रहा है, मास्टर्स रैंक तो अभी रैंक 4 पर है। मुझे पसंद नहीं कि कोई भी ऐसी बहकी बहकी बातें करे। तब फैंग कहता है, तुम ऐसा नहीं कर सकते, इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी इस काम को नहीं कर सकता। अगर तुम्हें मेरी बातों पर भरोसा नहीं है तो नीचे आओ और फिर हम दोनों इस बात को फाइनल कर लेते हैं। तब वो कहने लगता है, हाँ, मैं तुम्हारे से डरता थोड़े ना हूँ, मैं अभी आता हूँ। तब उसका दोस्त उसे रोकते हुए कहता है, तुम अपनी बेइज्जती क्यों करवाना चाहते हो? तुम तो अभी रैंक 2 के स्टूडेंट हो। फिर फैंग बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ कहता है, मैं एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मगर आज नहीं तो कल मैं एक ग्रैंड मास्टर बन के ही रहूंगा और आज मैं यहाँ पर अपना क्लब स्टैब्लिश कर रहा हूँ। तुम्हारे लेवल को नहीं देखा जाएगा, जो भी इसे ज्वाइन करना चाहते हैं वो इसे ज्वाइन कर सकते हैं। हम साथ में फाइट करेंगे और एक्सपीरियंस से फ्यूचर में सीखेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ फ्यूचर में हम सब मास्टर बन के रहेंगे। अब जो भी इंटरेस्टेड है वो इस फॉर्म को भर दे, क्योंकि स्टार्टिंग के 100 बच्चे ही हम लेंगे। ये सुनकर सभी बच्चे फॉर्म के लिए मार करने लगते हैं। ये देखते हुए लुई कहती है, भले इसकी फैमिली गरीब है, लेकिन ये गरीब नहीं है। हाल ही में मैंने इसका पिल खरीदा है 20 मिलियन का। ये सुनकर यूमे शॉक्ड होती है। फिर वो कहती है, हाँ, ये एक कैपेबल इंसान है, इसने पिल बेचकर 50 से 60 मिलियन कमा लिया होगा। ये सुनकर फू पूछता है, क्या हम इस क्लब को ज्वाइन करें? तब वो कहती है, मगर क्यों? जिसपे फू कहता है, हम सब फैंग को अच्छे से जानते हैं, वो बिना किसी प्रॉफिट के क्लब तो नहीं खोलने वाला। ये सुनकर बाकी सब भी उसकी बातों से सहमत हो जाते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको ये एपिसोड थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।